The scientific management approach is a classical theory of organizational behavior. इस थ्योरी को दिया था फेडरिक विंस्लो टेलर ने, जिनका शॉर्ट फॉर्म है FW टेलर. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, इसलिए ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. और इन्होंने ये थ्योरी अपनी बुक में दी थी जो उन्होंने 1909 में पब्लिश की थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तीनों का नाम सेम है. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच दी थी बुक में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इसलिए ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है? इट मीन्स अप्लाइंग द स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड टूल्स टू इंक्रीज द आउटपुट, इट्स क्वालिटी and to reduce cost and wastage. The theory deals with application of scientific methods to understand and improve the way work is being done and thus increase the efficiency and productivity of organization. Frederick Winslow Taylor क्या करना चाहते थे? He wanted to know how to effectively utilize human resource and tools to मेक इट वर्क फास्टर. जो उसका स्लो प्रोसेस था पहले हर एक काम का, उसको जो है वो बहुत क्विकली करना चाहते थे. और ये खुद में एक इंजीनियर थे, तो इनको क्या था कि सामान का टूल्स जो होते हैं उनका बहुत अच्छा खासा नॉलेज था. तो उस पर इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे 1909 या 11 में. 1909-1911 में इन्होंने 5 अपने प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के. वो थे यूज़ ऑफ साइंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द रूल ऑफ थंब. मतलब पहले से जो काम हो रहा था उसको रिप्लेस करके साइंस का यूज़ करना. साइंस का यूज़ करना मतलब फिज़िक्स का एक तरह से यूज़ करना. कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है उसको समझना एंड उसको इम्प्रूव करना. दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कोऑपरेशन से काम करना. तीसरा है मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब डेवलपमेंट और सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स वेरी अच्छे से, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना. चौथा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन. अगेन ये थोड़ा सा कोऑपरेशन से रिलेटेड है, सेकंड पॉइंट से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से, बट इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना, सब लोग जो है बांट के काम कर रहे हैं. एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मैक्सिमम आउटपुट निकालना बेसिकली काम से. तो इसके उन्होंने 5 टेक्निक्स भी दी. एक क्या था? साइंटिफिक वर्क स्टडी. पहली बात तो साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए. इसके अंदर उन्होंने 4 स्टडीज़ की थी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी. मेथड स्टडी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं मशीनरी को. मोशन स्टडी किस पोजीशन में, किस पोस्चर को मेंटेन किया जा रहा है. टाइम स्टडी टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए. फटीग स्टडी थकान को कैसे, ताकत जो लग रही है काम करने में पहले, क्योंकि ज़्यादातर वर्क लेबर वर्क था, तो उस लेबर वर्क में जो वर्कर है वो टायर्ड ना हो और उनका जो फटीग है वो रिड्यूस करना है. चलो, ये था साइंटिफिक वर्क स्टडी. दूसरी स्टडी थी उनका स्टैंडर्डाइजेशन. अगेन काम को एक फिक्स तरीके से करना एंड देन उस तरीक़ों को इतना फिक्स कर देना कि सब लोग वही तरीके से काम करें, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एकदम एक जैसे ही बनेंगे. तीसरा है डिफ्रेंशिएट पीस रेट सिस्टम, मतलब कितना काम किया है उसके हिसाब से पैसे दिए जाएं. तो लाइक ज़्यादा काम करने पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे. चौथा है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. अगेन सेम रिपीटिशन है. सिलेक्शन अच्छे से करना है, ट्रेनिंग देनी है. देन मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब बेसिकली ये मेंटालिटी बनाना कि वो अपना बेस्ट दें, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, लीडरशिप को उस हिसाब से जो है वो इम्प्रूव किया जाए. इसके कुछ लिमिटेशन थे. अगेन क्रिएटिविटी नहीं है, फ्रेश थिंकिंग नहीं है कोई. दूसरा, ह्यूमन एलिमेंट को ध्यान ही नहीं दिया, ह्यूमंस को मशीन की तरह ट्रीट किया है एंड मनी को फ्यूल की तरह. तीसरा, इट इज़ फोकस्ड ऑन ओनली एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन. ह्यूमंस का इसमें ध्यान ही नहीं दिया गया उनके ऊपर, सिर्फ उनका ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इम्प्रूव करना था. इंसानों को उससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है. अकॉर्डिंग टू FW टेलर, उनका एक फेमस सेइंग है, ह्यूमंस आर जस्ट लाइक मशीन्स एंड सैलरी इज़ देयर फ्यूल. तो इसीलिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाना चाहिए, ये उनका कहना था FW टेलर का. इसमें उन्होंने 2 स्टडीज़ की थी, एक सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट था और एक टाइम एंड मोशन स्टडी थी. ये
दो स्टडीज़ जो है टेलर ने खुद नहीं की थी। सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट जो किया था वो एडम स्मिथ और पिक्टून ने किया था, और टाइम एंड मोशन स्टडी गिलबर्टन ने की थी। बट सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट में था क्या, बेसिकली स्मिथ ने लैबोरेटरीज वर्क कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, लेबर्स वर्क कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं, लेबर्स कुछ काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो पिग आयरन जो है लोड अनलोड कर रहे थे, तो कम समय लग रहा था और ज़्यादा उनका बड़ा शवल था। उन्होंने एक तो सेम अलग अलग साइज़ के पिग आयरन्स थे, बट उन्होंने सेम शवल लिया था। अलग अलग साइज़ के लोग थे, पर उन्होंने भी सेम शवल लिया था। एक ही तरह के शवल से हर तरह के लोग हर तरह का काम कर रहे थे। बड़ा छोटा सामान उठाने के लिए भी सेम काम, बड़े छोटे लोग, हाइट्स डिफरेंट है, सबकी मसल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, बट सबको शवल जो है एक ही पकड़ाया गया था, स्टैंडर्ड से शवल्स जो थे उनके। तो टेलर ने इसमें कुछ करेक्शंस किए थे। अगेन कई जगह पे अलग अलग नाम आएंगे, कहीं एडम स्मिथ का नाम आएगा, कहीं कहीं पे पिगिंटन का नाम आएगा, कहीं कहीं पे टेलर का नाम आएगा। मतलब ये सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट जो है कई लोगों ने किया है मिलकर, सिर्फ एक इंसान को इसमें क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। बट अगर हम टेलर का लिखना चाहें तो सिर्फ टेलर का लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि उन्होंने शेप और साइज़ को जो है एक इंसान और प्लस जो पिग आयरन है, जो भी चीज़ें उठाई जा रही हैं, उसके रिलेशन में उसका शवल का साइज़ जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, ताकि कम एफर्ट में ज़्यादा काम हो और कम टाइम लगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी इससे। उसने एम्फेसिस दिया बॉडी पोस्चर में भी, ताकि जो है वो फटीग कम से कम हो। मतलब अगर झुकने में और देखो, एक बिना नी बेंड किए एक झुकना होता है और एक नी बेंड करके झुकना होता है, तो उसने नोटिस किया कि अगर बिना नी बेंड किए झुक रहे हैं तो वो कमर पे दर्द होने लग रहा है एंड वो जल्दी थक जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नी बेंड जब कर रहे हैं तब। तो उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए पोस्चर में बॉडी के, तो उन्होंने अपनी पूरी जो है अपनी साइंस जो है उसमें लगा दी जितना उनको आता था। देन टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी की थी, किसने की थी, गिलबर्टन ने एंड देन अगेन टेलर ने। तो इसमें भी कई स्टडीज़ थी। चलो, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल स्टडी थी ताकि प्रोडक्शन बढ़ाने की। इसमें क्या था कि लेस मोशन होगा, ज़्यादा काम होगा, कम मोशन में ज़्यादा काम करना है, मतलब वर्कर को कम से कम हिलना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। बेसिकली ये भी क्या था, ट्रक से सामान गिराने वाली बात थी, वही पिग आयरन को अनलोड करना था। तो उनको क्या करना था, कोशिश की गई थी कि उन्हें कम से कम मोशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गिरा पाएँ चीज़ें। और फाइनली मोर प्रोडक्शन क्या हुआ, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, या ज़्यादा, ये सिर्फ एक चीज़ पे स्टडी नहीं थी, कई चीज़ों पे थी। तो उनका मेन काम तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना था ना, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई थी इनसे। इन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली उन्होंने प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ की थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू स्टडीज़, क्या क्या स्टडीज़ थी, एक टाइम एंड मोशन स्टडी और दूसरी सॉल्विंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने पाया क्या, 4 चीज़ें निकाली। वर्क स्पेशलाइजेशन, कि वर्कर्स जो हैं वो स्पेशलाइज करें एक सिंगल फील्ड में, इंस्टेड ऑफ पूरी कार उनको अकेले बनानी है। एक टायर को बनाने में भी 4-5 लोग लगें कि वो एक काम ही सिर्फ परफेक्टली कर लें, इतना कि उनको बस सेकंड्स में वो काम हो जाए, और इतने सारे लोग करें कि वो जो है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में कई लोग तो लगते ही हैं, तो सब लोग जो है काम उतना ही कर रहे हैं, बट सबका काम करने का तरीका एकदम बदल दिया उन्होंने वर्क स्पेशलाइजेशन के थ्रू, कि एकदम होता चला गया, असेंबली लाइन बन गई। अगेन वर्क स्पेशलाइजेशन से मिलता जुलता है असेंबली लाइन। इसमें क्या है, पूरे काम को, एक होल टास्क को पार्ट्स में कंप्लीट करना, कि एक लाइन चेन बन जाए, पास होती जा रही है वो कार और सब लोग बस जल्दी जल्दी अपना अपना काम करते जा रहे हैं, उनको एकदम हिलना नहीं पड़ रहा अपनी जगह से, मोशंस नहीं ज़्यादा लगाने पड़ रहे। टाइम एंड मोशन इफेक्ट हुआ ये कि ज़्यादा मोशन नहीं करना पड़ रहा है, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा। मान लो एक ही इंसान है जो टायर उठा उठा के दे रहा है, और बाकी सब काम जो है, बाकी सबको झुकना नहीं पड़ रहा बार बार, तो वो एक इंसान कितना थकेगा। मान लो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा उसके लिए 2-3 लोग होंगे, उस हिसाब से काम डिवीज़न होगा। वर्क डिवीज़न कैसे होगा, वर्क कैसे एफिशिएंटली डिवाइड किया जाए, कि मान लो जो देर से काम होता है उसको 4 लोग करें, और जो फटाक से काम हो जाता है उसको मान लो कि एक ही इंसान करे, तो 4 लोग के लिए 1 लोग भी काफ़ी हो जाए उस टाइम पे, क्योंकि उस एक को 4 को संभालना है। तो ऐसे करके उन्होंने एफिशिएंसी जो है 300 से 400%, मतलब 3 से 4 गुना जो है एफिशिएंसी उन्होंने बढ़ाई थी अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू। तो ये थी फ्रेडरिक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच।